हेलो दोस्तों, यूको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज दोस्त गुप्त साम्राज्य हम लोग देखने वाले हैं। LTGIC के अंतर्गत हम लोग पिछली क्लास में हम लोग देखे हैं दोस्त मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ है, उसके बाद आज हम लोग शुरू करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य, जो भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक एक से धुरंधर शासक हुए जिनकी वीरता की कहानियां वीर गाथा आज भी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं, जो कि उस समय के महान प्रतापी राजा हुए हैं। इन राजाओं की कहानियां और वीर गाथाएं हमारे भारतीय इतिहास में आज भी पढ़ी और लिखी गई हैं। तो आइए जान लेते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। पहले देखते हैं दोस्त राजनीतिक इतिहास मौर्य गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद दीर्घकाल तक भारत एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका। कुषाणों एवं सातवाहनों ने कुछ हद तक स्थिरता लाने का प्रयास किया, किंतु वे उत्तर एवं दक्षिण भारत तक ही सीमित रहे। इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए मुख्य रूप से तीसरी शताब्दी में भारत के तीन कोनों से तीन नए राजवंशों का उदय हुआ। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से नाग शक्ति, दक्कन में वाकाटक, पूर्वी भारत में गुप्त के शासक उदित हुए। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। संभवतः गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला प्रांत था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः इसी राज्य उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। दोस्त आगे देख लेते हैं भैया। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के बाद मध्य भारत का एक भाग मुरुंडों के आधिपत्य में आया और उन्होंने 250 ईस्वी तक राज्य किया और तत्पश्चात गुप्त आधिपत्य शुरू हुआ है। दोस्त कुषाणों के पतन के बाद से लेकर गुप्तों के उदय के पूर्व काल तक राजनीतिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण तथा विभाजन का काल माना जाता है। गुप्तों की उत्पत्ति का प्रश्न प्राचीन भारतीय इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद प्रश्न रहा है। वज्जिका द्वारा लिखित कीर्ति कौमुदी नाटक में लिच्छवियों को म्लेच्छ तथा चंडसेन चंद्रगुप्त प्रथम को कारस्कर कहा गया है। मित्र आगे देख लेते हैं भैया। आगे चंद्रगोमनी के व्याकरण नामक ग्रंथ में गुप्तों का जर्ट अर्थात जाट कहा गया है। तो चंद्रगोमनी के व्याकरण में दोस्त गुप्तों को जाट कहा गया है भैया। आगे आइए देख लेते हैं। आगे तो आइए कुछ प्रमुख बिंदु जान लेते हैं, जिसमें गुप्तों के उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के मत क्या है। दोस्तों आइए जान लेते हैं। दोस्तों KP जायसवाल ने इन्हें शूद्र मत दिया है। LN अल्तेकर, रोमिला थापर ने वैश्य मत दिया है। दोस्त गौरी शंकर ओझा, रमेश चंद्र मजूमदार इन्हें क्षत्रिय मानते थे। हेमचंद राय चौधरी इन्हें ब्राह्मण मानते थे। तो गुप्तों की उत्पत्ति के विषय में जितने भी मत दिए गए उनमें उनको ब्राह्मण जाति से संबंधित करने का मत कुछ तर्क संगत प्रतीत होता है। दोस्त गुप्तवंशी लोग धारण गोत्र के थे, यह उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पूना ताम्रपत्र में किया है। यह गोत्र उसके पिता का ही था, क्योंकि उसका पति वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय विष्णु वृद्धि गोत्र का ब्राह्मण था। स्मृतियों के अनुसार नाम के उत्तरांश गुप्त शब्द का जोड़ा जाना वैश्यों की विशेषता थी। गुप्त वंशावली का परिचय देने के लिए हमारे पास अनेक अभिलेख हैं।
जिनमें सबसे प्रमुख है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमारगुप्त का बिलसण स्तंभ लेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया। इन अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों के आदि पुरुष का नाम श्री गुप्त था। उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र घटोत्कच था, परंतु गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं दोस्त, आइए जान लेते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। तो यह गुप्त सम का प्रथम महान शासकों की श्रेणी में पहला शासक था दोस्त चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की। इसे इतिहास में एक नए संवत गुप्त संवत चलाने का श्रेय दिया जाता है। गुप्त संवत 319-20 ईस्वी तक शक संवत 78 ईस्वी के बीच 241 वर्षों का अंतर था। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मुद्दा साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। गुप्त वंश में ही सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत चांदी की मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्त, आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त समुद्रगुप्त। तो आइए, यह जो था समुद्रगुप्त, यह गुप्त साम्राज्य गुप्त शासकों में सबसे महान शासक माना जाता है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था दोस्त वो 335 से 375 ईस्वी तक माना जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। उसके समय में गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त ने सामरिक विजयों का विवरण हरिश्चंद्र के प्रशस्ति काव्य प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसी प्रशस्ति में ही चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण मिलता है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया। पराजित राजाओं में अच्युत नागसेन तथा गणपति नाग प्रमुख थे। उत्तर प्रदेश भारत आर्यावर्त पर प्रत्यक्ष शासन किया था। उसने दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था दोस्त। आगे देख लेते हैं हम दक्षिणापथ की नीति की 3 प्रमुख आधारशिलाएं हैं। पहला, ग्रहण शत्रु पर अधिकार करना, मोक्ष शत्रु को मुक्त करना, अनुग्रह राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया करना। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को रायचौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। आगे देख लेते हैं दोस्त, आगे आइए देख लेते हैं भैया अगला। आइए और देख लेते हैं समुद्रगुप्त के बारे में कुछ प्रमुख और बातें भैया। तो गणतंत्री राज्यों में सर्व करदान आज्ञाकरण प्रणामागमन के द्वारा उन्हें प्रचंड शासक को परिपूर्ण करने की चेष्टा की। सकुषाण और मुरुंड आदि शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते हुए 3 विधियां अपनाई। आत्मनिवेदन, सम्राट के सामने स्वयं हाजिर होना, कन्योपायन, अपनी पुत्रियों का गुप्त राजाओं से विवाह करना, गुरुत्वमंदक, स्व-विषय भुक्ति शासन याचना, अपने विषय या भुक्ति के लिए शासनादेश प्राप्त करना। समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्यों और देशों के 5 समूहों में बांटा गया है। समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश मेघवर्ण ने उसे समुद्रगुप्त पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था तथा गया में मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। आगे देख लेते हैं दोस्त, आइए।
सारणीबद्ध था। उसकी उत्तरी भारत आर्यावर्त में अपनाई गई नीति को प्रसभोद्धरण तथा दक्षिणापथ में ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया है। विंसेंट स्मिथ महोदय ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। उसने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। अगला देख लेते हैं दोस्त, आइए आगे देख लेते हैं दोस्त। चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक जो था, ये महान प्रतापी शासक था, समुद्रगुप्त का पुत्र था और महान शासक हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 से 412 ईस्वी तक इसने शासन किया। समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लिखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचा। उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया था। दोस्त विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पूर्व रामगुप्त का गुप्त शासक के रूप में वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, सहसांक व देवपुत्र भी आदि थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए। पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप ही उसने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण करवाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है दोस्त कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी। तो पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप ही उसने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण करवाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। भारतीय अनुसूचियों में उसे शकारी के रूप में स्मरण करती है। चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजयों का उल्लेख उसके उदयपुरी गुहा लेख से मिलता है। अगला देख लेते हैं भैया चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। उज्जैनी उसकी दूसरी राजधानी भी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का स्मरण लड़ाइयों के कारण नहीं बल्कि कला और साहित्य के प्रति उसके अगाध अनुराग के कारण करते हैं। अनुसूचियों के अनुसार उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती, जिसे नवरत्न कहा गया है। इनमें कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घटकरपर, वारामिहिर व रुचि जैसे विद्वान मौजूद थे। आगे देख लेते हैं दोस्त। उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी में भारत आया। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। पाटलिपुत्र से ही फाहियान ने वापसी यात्रा आरंभ की। अपनी पूरी यात्रा विवरण में वह कहीं भी सम्राट का नामोल्लेख नहीं करता। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। कल नेक्स्ट सीरीज के साथ फिर आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।